दोस्तों, मुन्ना रोहतक हरियाणा में रहकर एक फैक्ट्री में काम करता था। दूसरे मजदूरों की तरह मुन्ना भी तीसरे लॉकडाउन में घर के लिए पैदल ही चल पड़ा। 3 बच्चे और पत्नी साथ में थी। आराम करते हुए सफर जारी था। इस सफर में मुन्ना के साथ कुछ ऐसा घट गया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। मुन्ना ने पूरा एक्सपीरियंस खुद शेयर किया है। वो बताता है, पहले लॉकडाउन में तो हमने वो सब खर्च कर डाला जो हमारे पास था, लेकिन दूसरे लॉकडाउन से मुसलमानों के रोजे शुरू हो गए तो हमारे इलाके में हर शाम हमें एक वक्त का खाना मिलने लगा। जब उन्हें पता चला कि हमारा पूरा परिवार है तो वो राशन भी दे जाते थे, लेकिन ऐसे कब तक चलेगा। इधर मैं दूसरे मजदूरों को पैदल घर जाते हुए देख रहा था। 3 छोटे बच्चों और बीमार पत्नी की वजह से मेरी हिम्मत जवाब दे रही थी। पैदल निकलूं या नहीं, ये सोचते सोचते 8-9 दिन बीत गए। लेकिन एक दिन अचानक से एक बैग में कुछ कपड़े रखे और साइकिल लेकर परिवार के साथ निकल पड़ा। रास्ते में चलते हुए पुलिस के डंडे और उनकी फटकार भी खानी पड़ी, लेकिन चूंकि घर से निकल आया था तो वापस नहीं जा सकता था, इसलिए कभी खाली पड़े खेत से होकर भी निकलना पड़ा। घर पर जो थोड़ा सा राशन बचा था वही साथ ले आया था, लेकिन यमुना एक्सप्रेस वे पर पहुंचते पहुंचते वो भी खत्म हो गया। लेकिन अच्छी बात ये थी कि वहाँ कुछ लोग केले और बिस्किट बांट रहे थे। बच्चों और बीमार बीवी के चलते हम थोड़ी थोड़ी दूर चलने के बाद आराम करने के लिए बैठ जाते थे। ऐसे ही हम मथुरा टोल के आगे एक जगह आराम कर रहे थे। तभी बीवी की तबीयत और बिगड़ गई। हाथ पैर ठंडे पड़ गए, बेहोश भी हो गई। हम भगवान से दुआ करने लगे कि हमें किसी भी अनहोनी से बचा लेना, हम अकेले घर नहीं जा पाएंगे। बीवी की आंखों पर पानी के छींटे मारे और हाथ पैरों की मालिश की। राह चलती एक औरत ने भी हमारी मदद की। किसी तरह 2 घंटे बाद बीवी कुछ नॉर्मल हो गई, लेकिन फिर भी हमने पूरी रात वहीं आराम किया। रात के कोई 1:30 बजे का वक्त था। लखनऊ एक्सप्रेस वे पर ही हम सब आराम कर रहे थे। दिन में काफी चल लिए थे तो बीवी को और ज्यादा नहीं चलाना चाहता था। हमसे थोड़े ही फासले पर 4-5 लड़के कुछ लोगों से हाथापाई कर रहे थे। जिनके साथ हाथापाई हो रही थी वो खाते पीते घर के लग रहे थे। इसके बाद वो लड़के हमारे पास आ गए। तेज आवाज में चीखते हुए मुझसे पूछा, कौन हो और कहाँ जा रहे हो, क्या है तुम्हारे पास। मैं समझ गया कि ये सामान लूटने आए हैं। मैंने रोते हुए बटन वाला पुराना सा मोबाइल उन्हें दे दिया और कहा, मजदूर आदमी हूँ, बस यही है मेरे पास। मुझे रोता देख उनमें से बड़े वाले लड़के ने मुझसे पूरी बात पूछी। मैंने उससे बताया कि कैसे मैं रोहतक से चला और लखनऊ के पास तक जाना है, बीवी बीमार है और हम भूखे हैं। तभी उसमें से एक बोला, यार मजदूरों की खबर तो बहुत आ रही है टीवी पर। इसी बीच पता नहीं उनमें से एक ने क्या इशारा किया कि दूसरे लड़के ने मेरे हाथ में 500-500 रुपए के कई सारे नोट रख दिए। मैंने गिने तो वो पूरे 5000 रुपए थे। वो बोला, रास्ते में कुछ खा पी लेना और अब पैदल नहीं जाना, किसी ट्रक वाले को 200-400 रुपए दे देना। एक ने तो मेरी सबसे छोटी बेटी के सिर पर हाथ भी फेरा था। इसके बाद तो एक बार भी मेरे दिमाग ने दर्द को महसूस ही नहीं किया। पूरे रास्ते उन्हीं लोगों की बातें बीवी के साथ होती रहीं और उन लोगों का चेहरा आंखों के सामने घूमता रहा। लखनऊ तक के रास्ते में किसी ट्रक वाले ने हमें नहीं बैठाया, लेकिन उन लड़कों की वजह से रास्ते में बच्चों को खिलाता पिलाता ले गया। हमारी सरकार को तो इन बेबस गरीब मजदूरों की हालत नहीं दिख रही, तो हम दुआ करते हैं कि हर परेशान दुखी प्रवासी मजदूर को ऐसे ही चोर मिले और उनकी मदद करें। बल्कि हम इन्हें चोर भी नहीं कहेंगे, शायद ये ईश्वर के भेजे बंदे ही थे दोस्तों, जो इनकी मदद करने के लिए ही आए थे। हम उम्मीद करते हैं कि ये मजदूर सही सलामत अपने परिवार के साथ घर पहुंच गया हो। और इन चोरों के लिए एक लाइक तो बनता है दोस्तों। साथ ही इस खबर पर अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर दें। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।